हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। Tired of the mass struggle, some Congress leaders wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1990। अब हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो फेल हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था कई जगहों पर, एंड उसका इंटरप्रिटेशन भी गलत हुआ था। इस तरीके से जो हमारा एनसीएम था उसको गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था। तो अब जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे वो उन्होंने देखा कि अब जितना ये मूवमेंट चला, इतने सारे लोगों ने, कभी किसने इसको वॉयलेंट बना दिया, कहीं पे मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। उन्होंने जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आज़ादी हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उसको हमारी गवर्नमेंट से जो है ले लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब हम अपनी पॉलिटिकल पावर लेंगे तभी तो हम आज़ाद होंगे। तो ऐसा हमारे कांग्रेस लीडर्स का मानना था। उनका मानना बस यही था कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ का जो है अपोज तभी कर सकते जब उनके पास किसी तरह की पॉलिटिकल पावर हो। अब हमारे जो है बहुत तरह के नए नए लीडर्स निकल के आए थे, जिनके कुछ अलग, मतलब कोई कुछ सोचता था, कोई कुछ सोचता था स्वराज पाने के लिए। अब अगर हम बात करें CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, तो उन्होंने जो है एक स्वराज पार्टी बनाई, एंड उनका मानना था कि हम स्वराज पाएंगे और अपनी पॉलिटिकल पावर को हाथ में लेंगे, अपोज करेंगे हमारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, एंड तब जाके हमें स्वराज मिल पाएगा। बाकी जो हमारे यंगर लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इनका मानना ये था कि अगर इन्हें बिल्कुल पूर्ण स्वराज चाहिए तो इन्हें जो है थोड़ा सा वॉयलेंट होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा मतलब क्रांति फैला देनी है, नहीं। उनका मानना है कि हमें थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा डर बैठ जाए ब्रिटिश लोगों में, या फिर कुछ भी करने के लिए बस थोड़ा सा तो हमें वॉयलेंट होना ही पड़ेगा। तो दो चीज़ें हुई थी हमारी लेट 1920s में। पहला था हमारा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, एंड दूसरा था हमारा सिमन कमीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की। तो हम पिछली क्लास में यानी कि 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसमें था एक हमारा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वही वाला यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन दिया गया है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद अब कंट्रीज़ का वॉर के दौरान मैंने आपको बताया था कि हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है, फ़ायदा मुश्किल से कभी किसी को हुआ होगा। तो नुकसान हुआ है तो इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब हो गई। तो अब लोगों ने, मतलब जिस भी कंट्री को नुकसान हुआ था, तो उन्होंने जो है उसको रिकवर करने के लिए ऐसा सोचा कि अगर हमें रिकवर करना है फिर से, तो उन्हें जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है मजबूत बनाना पड़ेगा फिर से। यानी कि वो मतलब अगर हमारे पास कुछ काम नहीं होगा तो हम क्या सोचेंगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो है यूज़ करके और अपना काम शुरू कर दें, उनसे पैसे कमाएं। तो ऐसा ही वहाँ के कंट्री के लोगों ने सोचा, तो उन्होंने जो है एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से जो हमारी कंट्रीज से जो एग्रीकल्चर का मटेरियल जाता था उस तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, मतलब उसका एक्सपोर्ट तो कम हो जाएगा ना। अब लोग जो है दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो खुद बना रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब वो खुद काम कर रहे हैं। 1926 और 1930 के बीच में जो ये एग्रीकल्चर प्राइसेस है बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ थी वो अपना एग्रीकल्चर का सामान खुद बना के एंड खुद की कंट्री में यूज़ कर रहे थे, एंड हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट होता था अब वो बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा था। तो जो हमारे पेजेंट्स हैं उनका मानना अब ये हो रहा था कि जब उनका हार्वेस्ट, तो मतलब वो बो रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एंड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो उन्हें कमाई नहीं हो रही, एंड कमाई नहीं हो रही है तो रिवेन्यू कैसे पे करेंगे। 1930 के दौरान जो हमारे कंट्री साइड यानी कि गाँव के जो लोग थे एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लोग थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। अब बात करते हैं अपने दूसरी चीज़ की, जो कि हमारे लेट 1920s में हुई थी, दैट इज़ सिमन कमीशन। तो एक गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, टोरी गवर्नमेंट, जिसने एक कमीशन बनाया था जिससे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें कुछ तरह के चेंजेस लाए जाए। तो इस कमीशन में जो है अब कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, मतलब एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जो हमारे हिंदू एंड मुस्लिम लीग, मतलब हिंदू एंड मुस्लिम जो थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया, एंड
आपकी शायद एनसीईआरटी में एक फ़ोटो भी दी है जिसमें सिमोन गो बैक एंड इस तरह के कुछ चीज़ें जो है आपको बैनर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस कमीशन के अगेंस्ट में। अब हिंदू और मुस्लिम को इस तरह साथ आता हुआ देखकर एंड उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ देखकर जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, तो उन्होंने अक्टूबर 1929 में उन्होंने जो है डर की वजह से उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ये हमें मतलब यहाँ से निकाल ना दे, हमें यहाँ से भगा ना दे भारत देश से। तो उन्होंने जो है जो वहाँ की भारत के लोग हैं उन्हें एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड मतलब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कराएंगे, ऑफ़र कर रहे थे कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस जो है वो देंगे, मतलब कुछ पॉलिटिकल पावर दे देंगे थोड़ी बहुत। लेकिन जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे अब वो इस बात से बिल्कुल असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फाइड थे। स्पेशली जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी एंड हमारे यंग लीडर जो थे सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब जो है सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, अनसेटिस्फाइड थे। फिर लाहौर सेशन के दौरान दिसंबर 1929 में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने ये बिल्कुल जो है देश को बता दिया कि अब जो है देश को ब्रिटिशर्स को दोनों को बता दिया कि अब जो है उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए उन्हें, मतलब कि आधी सवा मतलब इस तरह से किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए उन्हें, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उन्होंने जो है ये डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 इसको जो है हम अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि एक मैसेज अगर मतलब उस ज़माने में तो टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था ना कि न्यूज़ आ रही है, तो इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं था, तो मैसेज जो है सब तक नहीं पहुंच पाया था। तो इस दिन को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं मना पाए थे, मतलब जो जिस तरह से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि इस दिन को मनाए, 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो उस तरीके से जो है नहीं मना पाए थे। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कि आता तो है नवंबर में 26 नवंबर, बट हम जो है उसको 26 जनवरी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे तो हमारा 15 अगस्त को आता है। क्यों? क्योंकि हम 15 अगस्त को तो आज़ाद हुए थे, बट ये 26 जनवरी ये जो हमारी डेट थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमने इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में डिक्लेयर तो कर दिया था। तो इसकी जो कसक सी रह गई थी ना उस टाइम पे उसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है इसको डिक्लेयर करके अब वो कसक जो है पूरी करते हैं। अब बात करते हैं हम सॉल्ट मार्च की। तो सॉल्ट मार्च सॉरी तो जब हमारे महात्मा गांधी जी थे तो अब वो थोड़े ना डीप थिंकिंग में चले गए थे, इससे पहले जब उनका जिक्र नहीं हो रहा था। तो अब जो है वो एक पावरफुल आइडिया लेके आए जो कि देश को जो है पूरा यूनाइट कर सकता है, उनमें एकता ला सकता है। एंड वो क्या चीज़ थी? वो था सॉल्ट। सॉल्ट क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि गरीब हो, अमीर हो, पेजेंट हो या फिर हमारे लैंडलॉर्ड्स हो, कोई भी हो, बट नमक तो सब खाते हैं। एंड इसके बिना तो मतलब अगर आपने एक टाइम नमक नहीं मतलब एक टाइम नमक का नहीं खाया तो दूसरे टाइम आप नमक का मांगोगे। ऐसा नहीं होता कि आपके साथ कि पूरा दिन नमक का ना खाए, फास्ट वगैरह हो तो वो अलग बात है, बट नमक के बिना जो है हमें अपना फूड जो है बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। अब जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने ये भी पाया कि जो हमारी मतलब जो हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है राज कर रही थी, तो उन्होंने जो है सॉल्ट पर टैक्स लगाया हुआ है। एंड उन्होंने जो है मोनोपोली भी लगाई हुई है। मोनोपोली का मतलब सिर्फ वही जो है सॉल्ट को हाँ उसका प्रोडक्शन कर सकते, सॉल्ट ऑब्टेन कर सकता है, बाकी और कोई जो है सॉल्ट नहीं बना सकता है। सो इसको जो है उन्होंने थोड़ा सा एज अ वेपन यूज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो 31 जनवरी 1930 में जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने वाइसरॉय इरविन को जो है एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स की बात की। बाकी की जो हमारी 10 डिमांड थी वो तो मतलब ऐसी थी कि हमें पॉलिटिकल पावर दो, एंड बाकी की जो थी मतलब वो वेरी करती है कि किस पर्सन के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात करें, पेजेंट्स के बारे में बात करें। बट जो उन्होंने एक इन 11 में से एक जो डिमांड थी वो ये थी कि वो सॉल्ट का पे जो टैक्स उन्होंने लगाया हुआ है उसको अबॉलिश कर दे, उसको हटा दे। तो गांधी जी ने जो है एक धमकी से दे डाली थी, अल्टीमेटम दे डाला था कि अगर तुमने इन 11 डिमांड को पूरा नहीं किया तो मैं जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च कर दूंगा। बट जो हमारे इरविन भाई साहब थे उन्होंने कि एक भी डिमांड को जो फुलफ़िल करने से मना कर दिया था। सो महात्मा गांधी जो थे अब वो चुप बैठने वाले नहीं थे, तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को जो है सॉल्ट मार्च किया। सॉल्ट मार्च मतलब सॉल्ट बनाया था ना उन्होंने
तो उसकी कहानी भी अब हम पढ़ेंगे। और इस सॉल्ट मार्च में जो है उन्होंने उनके साथ जो है 78 वॉलंटियर्स गए थे, 78 लोग और गए थे। सो ये जो हमारा सॉल्ट मार्च था ये हमारा साबरमती आश्रम जहाँ पे हमारे गांधी जी रहते थे वहाँ से शुरू हुआ एंड गुजरात में डांडी एक जगह है वहाँ पे जाके ये ख़त्म हुआ। जो गांधी जी थे उन्होंने अपने वॉलंटियर्स के साथ 240 माइल्स जो थे उन्होंने 24 दिनों में कवर किए थे, यानी कि 10 माइल्स पर डे। उन्होंने जो है 6 अप्रैल 1930 में ये सॉल्ट लॉ को जो था, सॉल्ट लॉ जो था इसको तोड़ दिया था। मतलब उन्होंने वहाँ पे जाके नमक बनाया था, क्योंकि मोनोपोली लगाई हुई थी ना, तो उन्होंने उस लॉ को जो है ब्रेक कर दिया कि अब हम भी सॉल्ट बनाएंगे। सो सॉल्ट मार्च जैसे ही वहाँ पे ख़त्म हुआ वैसे ही उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो है शुरुआत कर दी। अब गांधी जी ने लॉ तोड़ा है, तो अब जो हमारे बाकी के कंट्री के लोग थे तो उन्होंने भी जो है इस सॉल्ट लॉ को मतलब तोड़ना शुरू कर दिया और वो जो है नमक बनाने लगे एंड उन्होंने जो है कुछ और चीज़ें भी की जिससे कि मतलब सबको लगे कि हाँ मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है काम कर रहे हैं। तो जो फॉरेन क्लॉथ था उसका बॉयकॉट करने लग गए लोग। तो और जो हमारे सर्विसेज जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे थे उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जो लिक्विड शॉप्स थी उनको पिकेट कर दिया गया, उनकी एंट्री जो है रोक दी गई थी। जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया कि तुम तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हो तो हम तुम्हें क्यों जो है रिवेन्यू पे करें, हम तो अपनी गवर्नमेंट को करेंगे जिसमें हमारे भारत देश के लोग होंगे। और जितने भी लॉज जो थे हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे उनको जो है लोगों ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब लोगों ने ऐसा किया तो कुछ लोग जो है अरेस्ट भी हुए, तो कुछ लोग जो है अरेस्ट हो गए। जो हमारे गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया था। वायलेंट क्लैशेस हैपन इन मैनी प्लेसेस, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। यानी कि मतलब पुलिस के साथ जो है थोड़ी बहुत लोगों की झड़प भी हुई थी एंड जो गवर्नमेंट थी वो तो रिप्रेस करना जो है जानती है, तो उसने जो है लोगों को रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारे अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको मतलब जो कि महात्मा गांधी के एक डिवोटी थे, हम शिष्य भी कहेंगे तो छोटी बात है बट ठीक है शिष्य कह लेते हैं, तो वो गांधी जी के जो है डिवोटी थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। उनको भी अप्रैल 1930 में जो है अरेस्ट कर लिया गया था एंड बल्कि एक महीने बाद जो हमारे गांधी जी थे उनको भी अरेस्ट कर दिया गया था। तो अब जो गांधी जी थे उन्हें लगा कि मेरे इतने सारे लोग जो है अरेस्ट हो गए हैं, तो अब वो इस मूवमेंट को जो है आगे तक तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर हम आगे लेके गए तो और ज़्यादा लोग अरेस्ट हो जाएंगे, ये तो छूटने वाले हैं नहीं। तो जो गांधी जी थे उन्होंने इस मूवमेंट को जो है कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा अहिंसा वाला हो रहा था, क्योंकि पुलिस जो है लोगों को मार रही थी। सो उन्होंने जो है लॉर्ड इरविन से बात की एंड उनके साथ एक तरह का समझौता किया एंड इसी को हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या था, इसमें गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 5 मार्च एंड 1931 को। इसमें जो हमारे गांधी जी और इरविन थे, गांधी जी ने हमारे इरविन से कहा कि देखो भाई तुम क्या चाहते हो। तो इरविन ने कहा कि मैं आपको जो है अपने साथ लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेके जाना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बट तुम्हें मेरे जितने भी लोग हैं इनको सबको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने ये जो बात है मान लिया एंड इसीलिए इसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी और इरविन के बीच में एक तरह का समझौता। तो अब जो हमारे गांधी जी थे वो लंदन चले गए उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके आए, मतलब बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट से होके आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पे इंडिया के फेवर में एक भी बात नहीं हुई है। लेकिन जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया में भी एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन देखी जो कि हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। उन्होंने देखा कि जो हमारे गफ्फार खान एंड जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है उनको जेल में डाल दिया गया है, जो हमारी कांग्रेस है, जो हमारी एक पार्टी है, उसको इलीगल करार दे दिया गया है। तो अब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सोचा कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ लंदन चलता हूँ, तुम मेरे लोगों को छोड़ देना, और तुमने तो यहाँ पे मतलब अलग ही कांड करके रखे हुए हैं। तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि CDM को फिर से लॉन्च कर दिया। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।